इस वीडियो में आप 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहली बात चैप्टर के नाम का मतलब ही समझ लेते हैं, यानी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में है। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह हैं, जैसे डोबेराइनर हो गए, न्यूलैंड हो गए, फिर मेंडलीव हो गए, इसके अलावा देखेंगे हेनरी मोशले। तो इन्होंने क्या किया है, ये सब ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। लेकिन बात ये आती है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन किसी का भी हो, उसका मेन मुद्दा ये होता है कि वो मतलब हमारी स्टडी को, मतलब जिस चीज की स्टडी है उसको सिग्निफिकेंट, जैसे मैं बात करूं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, तो किसी भी चीज की स्टडी को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए या उसको इजिली अंडरस्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पर हमको एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है। क्यों करना है, ताकि जो भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड है, जैसे 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड है, ये एलिमेंट्स का हम आसानी से क्या कर पाए, इसको क्लियर कर पाए। ठीक है, हाँ चलो। तो सबसे पहली बात एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पहला क्या रहेगा कि देखो, पहले आप समझ लेते हैं कि कैसे क्या आप इसकी स्टडी करेंगे। तो एक दो पार्ट में हम इसको पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें हम मतलब जितने भी साइंटिस्ट वगैरह है, जो साइंटिस्ट है जिनको मतलब जिनकी थियरी कुछ न कुछ किसी न किसी की रीजन से फेल हो गई है, जैसे डोबेराइनर, जैसे न्यूलैंड, मेंडलीव, ये सब क्या थे, इनकी थियरी अभी तक मतलब इनमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, कुछ कमियां आ गई थी, जिससे इनकी थियरी क्या हुई है, फ्लॉप हुई है। और उसके अलावा जो दूसरी थियरी मतलब एक बोला जाए हेनरी मोस्ले की थियरी, उसको अभी तक मतलब अभी अपने प्रेजेंट में उसी थियरी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे हम लोग मतलब अगर कोई इससे भी सिग्निफिकेंट थियरी आ जाती है, इससे भी सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो सीधी सी बात है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये नहीं कि ये फाइनल है, अब इससे ज्यादा कोई वो नहीं है, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि इजी हमारे लिए अगर कोई बना देता है तो हम उसको क्या करेंगे। मतलब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमको 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करने में क्या कितना ज्यादा मतलब इफिशियंसी हो रही है, आसानी हो रही है। चलेगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब हमने समझ लिया है कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक का मतलब होता है कि उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें बार बार एक क्या ना पीरियोडिसिटी रहना। पीरियोडिसिटी मतलब कि अगर मैं एक फिक्स एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह में मुझे सिमिलरिटी दिखनी चाहिए, वो बार बार रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलेगा। सबसे पहली बात हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले अभी बेसिक कवर करेंगे। बेसिक के बाद हमारा क्या रहेगा, बेसिक के बाद हम लोग जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनको कवर करेंगे, और दूसरे वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो हमारा हेनरी मोस्ले से है मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कहां तक कवर करेंगे, कुछ पहली बात तो बेसिक जानेंगे, बेसिक के अलावा डोबेराइनर के ट्राइड्स को जानेंगे, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंस सकते हैं आपके बुक में से ही, उसको कवर करेंगे। देन न्यूलैंड्स देखेंगे, न्यूलैंड्स की थ्योरी क्या है, और उसके बाद फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे, और ये हमारा इस वीडियो में कवर होगा इतना टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में अगर हम देखें तो हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मैटर। तो मैटर के बारे में बात करें कि मैटर आप किसको बोलेंगे, मैटर किस बेसिस पे आप किसी चीज को मैटर बोलेंगे। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एनीथिंग व्हिच हैज अ मास, जिसके पास मास हो। दूसरा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, विच ऑक्यूपाइज स्पेस। और तीसरा पॉइंट, जो सेंसेबल हो अपने सेंसरी ऑर्गन से, आप उसको चाहे महसूस करके, चाहे जैसे अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, सेंस कर ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई वो मैटर है। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली क्या, एनीथिंग व्हिच हैज अ मास व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड which can be sensible by our sensory organ, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई उसको ही क्या है, मैटर, वही क्या है, मैटर। तो इसके बाद दूसरे, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पास मास ना हो, सही बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पास मास नहीं हो, सब कुछ के पास कुछ न कुछ मास रहे। जरूर ये हो सकता है कि नियर जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ तो मास जरूर होगा। ठीक है, तो दूसरी बात आप देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर के अगर देखा जाए तो मेनली 3 टाइप है। अगर वैसे देखोगे तो कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने डिस्कवर करके 5 कर दिया है,
जिसमें बोर्नस्टाइन एंड प्लाज्मा वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पर हमको केवल 3 ही टाइप्स पढ़ने हैं मेनली। तो यहाँ पर एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और समझते हैं सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे, गैस किसको बोलेंगे। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक पे चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा या इतना बेसिक में कैसे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आप जब टॉपिक कवर करेंगे तो एट द एंडिंग आते आते चैप्टर खत्म होते होते आपको भी ये लग जाएगा कि हाँ भाई चैप्टर मतलब हमको भी कुछ बातें पता है, मतलब हवाबाजी नहीं, कुछ आपको भी पता है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है। इसके अलावा देखो चैप्टर क्या है, मतलब आप जितने भी स्टूडेंट वगैरह से सुने होंगे वो लोग नॉर्मली आपको यही बोलते मिले हुए होंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड है, पहले तो आप 30 एलिमेंट्स के नाम ही याद करके आओ। मेरा ये रहेगा कि आपको मैं एक भी एलिमेंट्स के नाम याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। ये अलग बात है कि आप एग्जाम्पल करते करते, मतलब एग्जाम्पल वगैरह बार बार यूज करते करते आपको जो एलिमेंट याद हो जाएंगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ये चैप्टर क्या मतलब ये इतने ये याद कर लो, इतने याद कर लो। आपको जितने याद हो जाएंगे उसी के बेसिस पे आपको अपना आंसर लिखना रहेगा और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। आज तक एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा गया कि इस एलिमेंट का बता दीजिए कि एटॉमिक नंबर कितना है या वगैरह वगैरह। साइंस कभी भी ऐसे डिमांड नहीं करेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें आपसे एक बोला जाए कि रट्टा मार क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस हमेशा कॉन्सेप्ट पे बातें करेगा और ऑफ कोर्स आपके पेपर में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात सॉलिड क्या है और लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में बोला जाए तो हर एक चीज जिसका एक फिक्स वॉल्यूम रहे और फिक्स मतलब उसका एक फिक्स शेप रहे, उसका शेप बार बार बदलता ना रहे। तो मैंने सीधी बात बोल दिया, एनीथिंग व्हिच हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, उस मैटर को आप सॉलिड बोलेंगे। लेकिन दूसरी बात लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो सही है भाई, जो चीज 1 लीटर की है वो 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन वो क्या होगा, जैसे मैं 1 लीटर दूध ले लूं तो 1 लीटर दूध को क्या होगा, अगर मैं ग्लास में डालूं तो क्या रहेगा, वो ग्लास के शेप का हो जाएगा। थाली में डाल दोगे तो थाली के शेप का हो जाएगा, टोप में डाल दोगे तो टोप का शेप हो जाएगा। लेकिन क्या वो रहेगा कितना, 1 ही लीटर। सही बात है ना, 1 ही लीटर रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि वो चीज जिसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन शेप क्या रहेगा, वो चेंज होता है। शेप जो है चेंज होता है, मतलब डेफिनाइट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें बता दिया है। तीसरी बात देखते हैं गैस। गैस का क्या होगा, वो चीज अगर मैं बोलूं कि एक मैं परफ्यूम है, उसको यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर मार दें तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, और थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा उसको पड़ोसी भी क्या कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस उसकी ले रहे हैं। तो इससे आपने क्या समझा कि जो गैस है वो कंटिन्यूअसली अपने वॉल्यूम को क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे क्योंकि वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे उसका शेप भी बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि गैस ऐसा वो है, मैटर है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होता और बदलता रहता है, दोनों फिक्स नहीं होता। अब अगर मुझे कॉमनली डेफिनेशन बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, बाकी एग्जांपल वगैरह तो आप लोग दे लेंगे, इसका भी कुछ एग्जांपल मेटल वगैरह दे लेंगे, इसके बाद लिक्विड वगैरह का पानी, ऑयल वगैरह दे लेंगे, और गैस वगैरह में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, ये सारी चीजें। तो देखते हैं सॉलिड क्या होता है, एनीथिंग which has a definite volume and definite shape are called solid. Anything which has a definite volume but not definite shape are called liquid. Or anything which neither have a definite volume and nor have a definite shape are called gas. तो ये आप टाइप्स ऑफ मैटर देख लिए। इसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस वगैरह देखते हैं, और फिर मैटर मतलब मेटल, नॉन मेटल, ये सारी चीज देखेंगे हम। तो देखिए अब दूसरा जो पॉइंट है, तो यहां पर एलिमेंट और कंपाउंड में कुछ बातों को समझ लेते हैं। एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है भाई, जिसको हम फर्दर स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं कार्बन, अब कार्बन को मैं उससे ज्यादा छोटे सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकता, वो फाइनली ये है कि वो कार्बन ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं H2SO4, इसको मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी मेथड हो, लेकिन मैं फाइनली क्या करूंगा, H, S और O इसमें ब्रेक डाउन कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो कई एलिमेंट क्या होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, और इसको हम फर्दर इसमें सिंपलर सब्सटेंस में, इससे छोटे सब्सटेंस में
ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके बने होते हैं और इनको क्या किया जा सकता है, इनको फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। इसकी क्या होती है, इसकी एक फिक्स केमिकल, मतलब आप देखेंगे नॉर्मली अगर बोलो एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें अगर एक डेफिनेशन आपको देना है कि इसमें जो एटम्स रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, जबकि इसमें जो एटम्स रहेंगे वो अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो एलिमेंट के बारे में आप क्या बोलेंगे, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज या व्हिच कंसिस्ट क्या आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर आइडेंटिकल टाइप के एटम को कैरी करता है, आप उसको एलिमेंट बोल देंगे। और वही क्या रहेगा जो अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को कैरी करता है, उसको आप कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट के बारे में और आपको बोलना है तो आप बता देंगे कि जैसे कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको आप फिर से फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते वो एलिमेंट है, और जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में, छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको आप कंपाउंड बोलेंगे। एग्जांपल देना रहेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। ऐसे पूरे 118 एलिमेंट्स क्या है डिस्कवर हो चुके हैं। देखो मामला क्या है, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड मतलब ये हो चुके हैं, जिनमें से आप देखेंगे 92 जो है वो नेचुरली फाइंड आउट है, मतलब नेचर में मिलते हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए एलिमेंट जो है, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको क्या है, उनको मतलब लैबोरेटरी में प्रिपेयर करके मतलब बनाया गया था। लेकिन अब पूरे 118 के 18 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। वो पहले की बात थी, मतलब 92 एलिमेंट क्या थे जो नेचुरली फाइंड आउट थे, बाकी के एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे, मतलब लैबोरेटरी में प्रिपेयर्ड थे। लेकिन अब क्या है, अब पूरे के पूरे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, वो भी नेचर में। अब यहाँ पर ये एलिमेंट और कंपाउंड का क्लियर हो गया। एलिमेंट की क्या मतलब ये है, आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है एलिमेंट्स है। अगर मैं नाइट्रोजन का मतलब कोई भी एक कंपाउंड नाइट्रोजन ले लेता हूं तो उसमें मुझे जितने भी एलिमेंट मिलेंगे, जितने भी एटम मिलेंगे वो किसके होंगे, तो केवल नाइट्रोजन के होंगे। तो एक एलिमेंट होता है वो अपने अंदर क्या कैरी करता है, वो हमेशा आइडेंटिकल एटम को कैरी करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो CO2 हो गया, इसके अलावा HNO3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड्स हैं। चलो कोई बात नहीं, एलिमेंट कंपाउंड आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया है, सबसे पहले हमने जान लिया कि मैटर क्या होता है, मैटर के कुछ टाइप्स देख लिए, उनको क्या एक्चुअली मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड क्यों बोला जाता है, लिक्विड क्यों बोला जाता है, गैस क्यों बोला जाता है, एलिमेंट किसको बोला जाता है, कंपाउंड किसको बोला जाता है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ये सारी बातें हमने अभी तक जान लिया है। ये हमारा बेसिक है। इसके बाद हम देखते हैं जरा कि अब देखो कैसा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले जो डिस्कवरी शुरू हुई, मतलब जब मेटल्स मिलने चालू हुए, तो शुरू में जो एलिमेंट्स मिलने चालू हुए वो मेनली दो ही टाइप्स में थे, या तो मेटल या तो नॉन मेटल, या तो मेटल या फिर नॉन मेटल। शुरू में जो एलिमेंट्स मिल रहे थे वो या तो मेटल के फॉर्म में मिल रहे थे, या तो वो नॉन मेटल के फॉर्म में मिल रहे थे, मेटल, नॉन मेटल। लेकिन मामला क्या हुआ, बाद में कुछ, देखो मेटल की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कितनी, दो, एक फिजिकल, एक केमिकल, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही नॉन मेटल की भी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इतना होता है कि जिसको हम क्या कर सकेंगे, बिना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए समझ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या, देखिए सबसे पहले क्या है मेटल, तो मेटल की अपनी क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। तो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, इजिली अंडरस्टेबल, विदाउट इजिली अंडरस्टैंडेबल विदाउट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, मतलब बिना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराए, बिना केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए आप उसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, किसी एलिमेंट का कलर आप देख के बता सकते हैं, देख के। इसके अलावा किसी की फ्रेग्रेंस, मतलब उसका स्मेल क्या है, ऑर्डर जिसे कहा जाता है, उसके ऑर्डर को। इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, और इसके लिए आप किसी का केमिकल कंपोजिशन चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक आप रिएक्शन परफॉर्म नहीं कराएंगे, जब तक आप उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेंगे, तब
तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई एक्चुअली वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना ऑक्साइड बनाएगा, ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद पता चलेगी, समझे? कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो सब कब पता चलेगा? अब मैं बात करूं एक एग्जांपल, हीलियम। हीलियम क्या है? नोबल गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये मुझे कब पता चला? जब वो रिएक्ट नहीं करता। सही बात है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसको आप ऐसे ही नहीं पहचान कर सकते। तो ये आप समझ रहे हैं कि मेटल की अपनी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। अभी आप बेसिक जानिए, ये मत बहुत ज्यादा मतलब मेटल के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी हो जाए, नॉन मेटल के बारे में जितना अपने काम का है उतना हम कैरी करते चलेंगे, बाकी जहां जो जो जरूरत पड़ेगी वहां वो चीज मैं बताता चलूंगा। तो मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल के बारे में ये चीज क्लियर हो गया कि अपनी कुछ तो फिजिकल, अब देखो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी है, केमिकल प्रॉपर्टी कितनी है, वो सारी बातें बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको पता होनी चाहिए मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, ऐसे ही नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ, देखो शुरू में यही दो एलिमेंट्स मिल रहे थे, मतलब बड़े आसानी से जो साइंटिस्ट थे वो क्लासिफाई करते जा रहे थे, मतलब जो एलिमेंट्स मिल रहा है अगर वो मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसको मेटल वाले लाइन में रख दे रहे थे, अगर वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसको नॉन मेटल वाली लाइन में रख दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद ऐसे एलिमेंट्स मिलने लगे, कुछ समय के बाद ऐसे एलिमेंट्स मिलने लगे जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, यानी मेटल की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी। अब बात यह आई कि इनको किसके साथ रखा जाए, मेटल के साथ रखा जाए या नॉन मेटल के साथ रखा जाए। तो ये सारी चीजों पे मामले धीरे धीरे उलझना चालू हो गए। तो मेटलॉइड्स क्या थे? मेटलॉइड आर द दोस एलिमेंट व्हिच हैज बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की और नॉन मेटल की। यहां तक क्लियर है? हाँ, तो अब तक हमने देख लिया है कि शुरू में दो ही तरह के एलिमेंट्स मिले थे, लेकिन आगे चल के 3 तरह के एलिमेंट्स मिलने लगे। अब क्या हुआ? अब तक अच्छी खासी डिस्कवरी हो चुकी है, 32 से 33 34 ऐसे एलिमेंट्स लगातार डिस्कवर होते जा रहे हैं, और सभी साइंटिस्ट क्या थे, उस एलिमेंट्स को अपने अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं, और इस तरीके से मतलब उनके थ्योरी एप्लीकेबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अब पूरे चैप्टर में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया कैसे गया है, तो एलिमेंट क्लासिफिकेशन पूरे चैप्टर में कैसे किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो हमारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आप देखेंगे तो एक तो एटॉमिक मास के बेसिस पे हुआ है, एटॉमिक मास, और यहां पर यह है एटॉमिक नंबर। अब यहां पर हम लोग पूरे चैप्टर का मतलब एक बार एक खाका खींच लेंगे, एक बोला जाए कि रॉ स्ट्रक्चर खींच लेंगे कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें। चलो, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें आप देखेंगे सबसे पहले डोबेराइनर साइंटिस्ट है, डोबेराइनर साइंटिस्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो न्यूलैंड है, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, तीसरे नंबर पे हमारे मैंडलीव है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो हमारे मैंडलीव है। तो यहां पर हमने क्या समझा, एटॉमिक मास जो है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें 3 साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले नंबर पे डोबेराइनर, दूसरे नंबर पे देखेंगे तो न्यूलैंड, और तीसरे नंबर पे देखेंगे तो मैंडलीव। ये 3 लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। डोबेराइनर ने अपना क्या दिया है? ट्राइड्स दिया है, ट्राइड्स। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव, और मैंडलीव ने अपना मॉडर्न मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया है, पीरियोडिक टेबल। ओके, अब मामला ये आया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किसने किया है, तो हेनरी मोसले ने क्या किया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जो कि अभी तक प्रेजेंट में एप्लीकेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया। ओके, तो इस तरीके से ये चीज हो गया। अब इसमें अगर हम देखेंगे सबसे पहली बात तो ये हमारे एक चैप्टर का मतलब बोला जाए, ये पूरी चैप्टर में हम लोग इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले डोबेराइनर के बारे में देखेंगे।
न्यूलैंड के बारे में देखेंगे, इसके बाद मेंडलीव के बारे में देखेंगे, और ये इनकी स्टडी हो जाने के बाद हम फिर मतलब हेनरी मोसले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या क्या देखेंगे वो बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका लॉ देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या लॉ है। इसके अलावा हम देखेंगे उसमें उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसमें हम कुछ एटॉमिक मास वगैरह के बारे में देख लेंगे, उसकी वैलेंसी वगैरह के बारे में जान लेंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में देख लेंगे, उसकी कुछ वैलेंसी वगैरह देख लेंगे। इसके अलावा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे क्या इनके मतलब अरेंज किए गए हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये सब बातें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब इतना पार्ट केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, दो बेरानर के बारे में, न्यूलैंड के बारे में और मेंडलीव के बारे में। ओके, अब सबसे पहली बात तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया गया है, एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तीन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। यहाँ पर हेनरी मोसले केवल एक साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है और अब तक वही थियरी जो है प्रेजेंट में एप्लीकेबल है, वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अपना स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो अब हम लोग थोड़ा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए तो सबसे पहले एटॉमिक मास में अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास और यहां पर मैं दूसरा एक कॉलम बना दे रहा हूं एटॉमिक नंबर। ओके, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात मैं एक एटम बना दे रहा हूं। इस एटम में देखते हैं, देखो इस एटम के सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस में देखो ये एटम के पास दो पार्ट है। एटम की स्ट्रक्चर मतलब एटम के पास दो स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर जो होता है उसको न्यूक्लियस माना जाता है और दूसरा आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले एटम के बारे में देखा जाए तो एटम के पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को ऑर्बिट बोला जाता है। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। इसके पास क्या रहेगा, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं दूसरी बात, ये पहला काम खत्म हुआ। तो न्यूक्लियस, इसके अलावा एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, गिव द रीजन। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्या लिखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ड्यू टू विच दे आर न्यूट्रलाइज ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और इस वजह से एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना इसमें प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या तो आप एटॉमिक नंबर गिनना है तो या तो आप प्रोटॉन गिन लो या फिर आप इलेक्ट्रॉन गिन लो, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो मैं अब ये चीजों को थोड़ा साइड कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात आपको क्या क्लियर कर लेनी है कि प्रोटॉन, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो प्रोटॉन लिया जाता है, आपके बुक वगैरह में डेफिनेशन जो रहेगा उसमें लिखा है ये एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर के बारे में देखा जाए तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाए या इलेक्ट्रॉन बोला जाए। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्चुअली बोला जाए तो इसके लिए अपना अपना कॉन्सेप्ट है, मतलब 2-3 साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। तो नॉर्मली ये बोला है एटॉमिक मास जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को जोड़ दोगे तो आपको एटॉमिक मास मिल गया। फिर कुछ साइंटिस्ट ने इस पे भी कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, तो सबने बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज्यादा कम है कि फाइनली उसको निग्लिजिबल मान दिया जाता है। तो फिर अदर साइंटिस्ट का भी ये कॉन्सेप्ट था कि भाई फिर एटॉम का ही मास कौन सा बहुत ज्यादा, मतलब 10-20 किलो है, समझे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वगैरह माना, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी P+N जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं रखी जाती है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि केवल यहाँ पर न्यूक्लियस के बेसिस पे, केवल न्यूक्लियस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास काउंट कर सकते हैं। कितने उसमें आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। एटॉमिक मास में आप देखेंगे ये क्या हो सकता है, ये आप देखेंगे कि डेसिमल में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4। कभी ऐसा नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 2.4, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा। ये बातें अपने को थोड़ा पता रखनी है। इसमें क्या था, जब साइंटिस्ट इसके बेस पे स्टडी कर रहे थे तो सबसे मतलब एक बोला जाए उनकी थ्योरी फ्लॉप होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो एटॉमिक मास था वो हमेशा मतलब डेसिमल में था। जैसे अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर हम किसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और 6। मान लीजिए कि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और 4 है। इस एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं किया गया है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब मैं ये क्लियर कर लूंगा कि भाई देखो बात ऐसी है कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो 5 रहेगा। ये इजीली मतलब इसको आप बड़े आसानी से हिसाब किताब लगा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, जब आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता था, इसमें एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास मान लीजिए 1.1 है, दूसरे का 1.4 है, फिर उसके बाद 1.6 आ गया, फिर 1.7 एक का आ गया, फिर यहाँ पर बीच में एलिमेंट मान लीजिए डिस्कवर्ड नहीं है, फिर यहाँ पर 1.9 आ गया। अब आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर कौन रहेगा, कोई क्योंकि क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे एक फिक्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक, तो एक आसान बोला जाए तो मतलब डेसिमल का भी थोड़ा वो था कि इनकी थ्योरी वगैरह गलत होने की। और आप देखेंगे कि ये एट द एंडिंग मेंडलीव में ये ड्रॉबैक है, मेंडलीव का ये ड्रॉबैक है कि मेंडलीव से पूछा गया कि भाई देखो बात ऐसी है, आप मुझे बताओ आपको क्या सपना आ रहा है। मेंडलीव क्या कर रहे थे, चालाक लोमड़ी जैसा काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे से पहले अगर देखा जाए डोबे रायनर हो गए, न्यूलैंड हो गए, इनका क्या है, इनका थ्योरी फ्लॉप जा रहा है। तो इनके न्यूलैंड वगैरह इनकी थ्योरी फ्लॉप जाने के पीछे का रीजन क्या है, तो ये देखा गया कि अभी अच्छे से एलिमेंट वगैरह डिस्कवर्ड नहीं है और अभी इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया। मेंडलीव ने जब क्लासिफिकेशन शुरू किया तो लगभग 63 से 64 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। और अगर आप देखेंगे कि डोबे रायनर, तो डोबे रायनर के टाइम पे 32 से 33 एलिमेंट क्या थे, डिस्कवर्ड थे। मतलब अभी तक तो अच्छे से एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं हुए और क्लासिफिकेशन शुरू किया गया। तो मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने एलिमेंट में, देखो ये सोचने वाली बात है, ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत साबित हुई। लेकिन आगे चलकर बोला जाए ना कि मतलब जिस चीज को अपनी शक्ति बनाओ वही आपके
फ्लॉप होने का कारण बन गई। तो उन्होंने क्या किया, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत साबित हुई। समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसा है। इसी बहाने आपको एक मतलब बोला जाए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन याद हो जा रहा है, तो अच्छी बात है। हालांकि हम टॉपिक पे जंप नहीं मार रहे हैं, हम बस एक कहानी जैसा इसलिए समझ रहे हैं ताकि इंटरेस्ट आ जाए अपने को। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर से बढ़ जाएंगे टॉपिक पे, और उसके बाद तो फिर एक एक जन को तो पढ़ना ही है। हाँ, एटॉमिक मास आपको पता ही चल चुका है कि क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस एक आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट वगैरह इसमें मत दिखाइए। एटॉमिक मास क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो। इसके अलावा ये हमेशा होल नंबर में रहेगा, वो डेसिमल में हो सकता है। अब समझते थोड़ा मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव क्या थे, मेंडलीव वो साइंटिस्ट थे कि अब तक इन्होंने देखा था कि मेरे से पहले दो मतलब ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ तो क्लासिफिकेशन किया, और फाइनली इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गया, मतलब कुछ तो इसमें ड्रॉबैक्स आए, कुछ तो इसमें कमी आई, डिमेरिट्स आई, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। तो इन्होंने भी कॉन्सेप्ट लगाया। इन्होंने सबसे पहली बात तो ये किया, देखो आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, राइट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो 3 मेरिट्स हैं और आपको भी 3 ही मेरिट्स लिखनी रहेगी 3 मार्क्स के लिए। और ऐसे क्वेश्चन मतलब फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गए तो बहुत ज्यादा ताजुब वाली बात नहीं है कि पेपर में हर साल या तो मेरिट या तो डिमेरिट पूछा ही जाना है। तो आप लोग उतना अवेयर होके चलिए, और कुछ मतलब आप थोड़ा अगर कहानी के फॉर्म में याद कर ले रहे तो इसमें बुरा क्या है, सही कि नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मामला क्या बना, सबसे पहली मेरिट उनकी। तो मेंडलीव क्या थे भाई, बोला जाए तो चालाक लोमड़ी से कम नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स रिवाइज मतलब जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उनको बोला कि भाई मुझे विश्वास नहीं है कि ये लोग ने प्रॉपर मतलब एटॉमिक मास वगैरह मतलब निकाला होगा, एक प्रॉपर एटॉमिक मास वगैरह इन्होंने अच्छे से निकाला होगा, इस बात का मुझे विश्वास नहीं है। मैं हर एक एलिमेंट को फिर से रिवाइज करूंगा, उसकी स्टडी करूंगा, उसका एटॉमिक मास निकालूंगा, और फिर जाके अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको अरेंज कर दूंगा। तो जब उन्होंने ये करना चालू किया तो मामला क्या बना, जब उन्होंने इसको करना चालू किया तो देखा कि भाई हाँ सच में कमी निकल गई। एक बेरिलियम नाम का एलिमेंट था, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने अच्छे खासे डिस्कवर किए थे, तो जो आपकी बुक में लिखा है वही आप याद कीजिए। तो बेरिलियम नाम का एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास वो लोगों ने क्या बोला था 14.09, ये वो लोगों ने मान के चला था, लेकिन बाद में जब इन्होंने स्टडी किया तो उसका एटॉमिक मास 9.4 आया, और फिर उनको समझ में आया कि यही एक छोटा सा एलिमेंट कितने बड़ी फॉल्ट मेरे पीरियोडिक टेबल में कर सकता था। तो ये सबसे पहली मतलब उनकी खासियत निकली। सबसे पहला मेरिट क्या निकला, तो जो कि भाई जो मेंडलीव थे उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको प्रॉपर रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद उसका एटॉमिक मास जो था उसको प्रॉपर वो किया, अरेंज किया, और फिर उसको उनके अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब अपने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गलती से निकल गया, वो तो हेनरी मोसले ने किया है, तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, उसको अरेंज किया। ये सबसे पहली खासियत उनकी। दूसरा, सभी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए नहीं थे, कुछ एलिमेंट्स जो थे उनकी डिस्कवरी हुई थी और कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी जारी थी। तो मामला ये बना कि भाई किया क्या जाए। तो उन्होंने बोला बात ऐसी है कि मैं कुछ एलिमेंट्स जो है उनको क्या कर देता हूं, अभी उनके लिए वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह छोड़ देता हूं, और जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तब क्या किया जाएगा, उनको अरेंज कर दिया जाएगा। अब भाई उस पे क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह का मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्या आपको कहीं सपना आ रहा है कि मतलब आप इतने एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, इतने डब्बे को छोड़ दीजिए, फिर इस हिसाब से अरेंज कीजिए। आपको कैसे पता कि 2 सक्सेसिव एलिमेंट के बीच में कितने क्या होने वाले हैं, मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले। तो इसके मामले में थोड़ा बात बनी, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे पता है, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लगाए होंगे, आगे चल के उनकी बहुत बड़ी मेरिट साबित हुई कि हाँ भाई ऐसे कैसे। ठीक है, मामला क्या हुआ कि उन्होंने वैकेंट स्पेस को खाली छोड़ना शुरू किया अपने मॉडर्न मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में। तो जब ऑब्जेक्शन वगैरह हुआ तो उन्होंने बोला बात ऐसी है, अगर आपको दिक्कत है तो मैं ये बता सकता हूं कंसीडर करके कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। मतलब ये कि अभी तक एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन अभी उसका नाम भी रखा जाएगा और उसका एटॉमिक मास भी बता दिया जाएगा। तो मेंडलीव जब सबने ऑब्जेक्शन लिया तो मेंडलीव ने बोला देखो बात ऐसी है कि मुझे पता है कि वो जो डिस्कवर होने वाले हैं उनका एटॉमिक मास क्या है। बोले क्या है, बोले एक का 48 रहेगा, और सॉरी एक का 44 रहेगा, एक का 68 रहेगा, एक का 72 रहेगा। बोले अच्छा, तो सब लोग को ये तो हो गया कि भाई इतने बड़े कोई थोड़ी ब्रह्मा आदमी है, इनका क्या मतलब कॉन्सेप्ट फ्लॉप ही हो जाएगा। बोले अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोले अब रख लूं, बोले अच्छा नहीं ऐसे नहीं, नाम रखो इनका। तो नाम वगैरह रख दिए। नाम क्या रखा गया, एका बोरॉन,
एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ये तीनों का नाम रख दिया गया। यानी बोला उन्होंने कि एका बोरॉन का नाम जो है वो मतलब एका बोरॉन का जो एटॉमिक मास है वो 44 है। इसके बाद एका सिलिकॉन जो है, एका एल्यूमिनियम जो है उसका जो रहेगा वो 68 है, और जो एका एल्यूमिनियम रहेगा सॉरी एका सिलिकॉन जो रहेगा उसका यहाँ पर 44, 68 और 72। मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और आप भी पेपर में ऐसे ही करना। अदरवाइज मैं मतलब इतना श्योरिटी है कि यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनने फिक्स है, और आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका आंसर गलत करवा देगी। कई बार कॉन्फिडेंस में आकर बहुत लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको, तो एक बार ये भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मामला क्या हुआ। सबसे पहले जो एटॉमिक मास रखा गया वो 44, 68 और 72 यानी 44, 68 और 72 ये बोल दिया गया कि ये सब उसके क्या है, जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके क्या है, एटॉमिक मास है। इनका नाम क्या रखा गया, एका, बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ओके, आगे चल के जब इसकी डिस्कवरी हुई, अब बात करेंगे उस पे, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो देखते हैं क्या मामला बना। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या हुई कि यहाँ पे जो मैंडल्यू थे उनको जब बोला गया, जब ऑब्जेक्शन वगैरह लिया गया तो उन्होंने बता दिया कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं उनके एटॉमिक मास 44, 68 एंड 72 है। सबने बोला नाम, बोले एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन है। बोले अच्छा ठीक है। तो मामला क्या बना, अब सब चले गए, सब समझ गए कि इतने बड़े थोड़ी तीरंदाज आदमी है कि मतलब हिसाब किताब लगा के बातें बता देंगे और सही निकल जाएगी। मामला ये बना, सोचने वाली बात ये है कि जब ये एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उनका ये कॉन्सेप्ट एकदम सही निकला। तो बताइए मेरिट्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, सही बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब ये बहुत बड़ी बात हो गई और बाद में क्या हुआ, अब जब भाई वो हो गया है, बच्चा हो गया है तो नाम रखा जाए। अब तो अपने हिसाब से नाम रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला इनका नाम बदलकर स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम रखा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, पेपर में ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है कि मतलब मैच द फॉलोइंग में आंसर बन सकता है, हो सकता है कि कहा फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मैं अभी क्वेश्चन इस पे रिवर्स करूं, मैं बिल्कुल आपको अंदाज नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अगर आपको क्या करूं, अभी क्वेश्चन घुमाऊं इस पे, तो आप अक्सर है कि अच्छे खासे बच्चे गलती इस पे कर देंगे। ठीक है, तो आप जब भी पेपर में पूछा गया, भले ही आपको आता है, आप 100% कॉन्फिडेंस है, फिर भी आप एक बार मेरे लिए बना लेना। समझ रहे हो, मतलब एक बार ये चार्ट बना लेना कि भाई एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, क्योंकि एम सब में है। देखो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम सब में एम है, तो आप लोग थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टेक कर ही देंगे। तो एका बोरॉन का नाम बाद में बदलकर स्कैंडियम रखा गया है, एका एल्यूमिनियम का नाम बाद में बदलकर गैलियम रखा गया है, और एका सिलिकॉन का नाम बाद में बदल के जर्मेनियम रखा गया है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो ये मैंडल्यू की दूसरी सबसे बड़ी खास बात हो गई। तीसरी खास बात समझते हैं। अब तीसरी खास बात देखेंगे, तो तीसरी खास बात नोबल गैसेस को लेके थी। आप देखेंगे अच्छी खासी, मतलब 19वीं सेंचुरी के लास्ट में जब इसकी डिस्कवरी वगैरह हो ही रही थी, उस दौरान क्या हुआ, अचानक से नोबल गैसेस खोज दी गई। नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस वो गैसेस थी जो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती थी, जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब आगे देखेंगे कि किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि क्या मामला होता है, इनका ऑर्बिट जो रहता है वो कंप्लीट नहीं रहता है। सॉरी, इनका ऑर्बिट जो रहता है वो कंप्लीट रहता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है वो कंप्लीट होने की वजह से क्या होगा, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो मामला ये बना कि अच्छी खासी उनकी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो बन चुका था, किसका, मेंडल्यू का। तो उनसे ये पूछा गया कि बताओ अब जो नोबल गैस डिस्कवर हुए हैं उनको आप अपने पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा, उसे गलती से निकल जा रहा है क्योंकि टॉपिक का नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो बार बार वही सामने आ जा रहा है।
तो उनसे पूछा गया मेंडलीव से कि बताइए आप अपने पीरियोडिक टेबल में इसको कहां पर अरेंज करेंगे ये नोबल गैसेस को। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा सोचा और फिर बोला कि बात ऐसी है, नोबल गैसेस है। सबने बोला हाँ। बोले किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सबने बोला हाँ। बोले तो बात ऐसी है, जब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है तो इनको मैं क्या करूंगा, देखिए ऐसा कुछ सब सीरीज वगैरह बना था, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ तो सीरीज, मतलब सब कुछ बना हुआ था। ठीक है, उन्होंने बोला बात ऐसी है, देखो ये फर्स्ट कॉलम, मतलब ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे सिक्स वगैरह ऐसे आगे बना था। ठीक, तो उसको ये बोला गया कि बताइए मतलब ये नोबल गैसेस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जब ये रिएक्ट नहीं करती तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, एक जीरो ग्रुप फॉर्म कर रहा हूँ और जीरो ग्रुप में सब एलिमेंट्स को, मतलब जितने भी नोबल गैसेस है उनको पुट अप कर दूंगा। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात थी, क्योंकि अगर एक आम साइंटिस्ट को ये सब दिया गया होता तो फिर वो क्या करता, वो यहाँ वगैरह कहीं तो अरेंज करना चालू कर देता, और जिसकी वजह से पूरी मॉडर्न पीरियोडिक, मतलब उनका जो पीरियोडिक टेबल रहता एक बार पूरा फिर से डिस्टर्ब हो गया होता, फिर से सब एलिमेंट्स को इधर उधर करना पड़ जाता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला क्योंकि ये नोबल गैसेस है, इस बेस पे मैं एक अलग से जीरो ग्रुप बनाता हूं और उसमें क्या करूंगा, सभी को अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उनका तीसरा बहुत अच्छा मेरिट बना। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलो अब लाइन से एक एक चीजों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले डोबेराइनर, फिर न्यूलैंड और फिर मेंडलीव। तो सबसे पहले डोबेराइनर पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लेंगे। तो डोबेराइनर पे क्वेश्चन बनने के चांस कैसे हैं, देख लीजिए एक बार कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डोबेराइनर स्ट्राइड। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो इधर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं डोबेराइनर से। अब क्वेश्चन कहां से बनेंगे, या तो लॉ पे बेस्ड बनेंगे, मतलब जो उनका लॉ है, या तो उसका एग्जांपल, या तो लॉ या उसका एग्जांपल, यहां से बनेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांस है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन एक तो ये रहेगा कि भाई जो डोबेराइनर है, मतलब उनके ट्राइड्स क्या है, मतलब व्हाट इज द डोबेराइनर स्ट्राइड, दूसरा राइट द लॉ ऑफ डोबेराइनर स्ट्राइड, और तीसरा गिव एग्जांपल, मतलब डोबेराइनर का ट्राइड क्या है, दूसरा उसका लॉ क्या है, और तीसरा उसका एक एग्जांपल दीजिए। इस तरीके से आपको और आंसर लिखना रहेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें 4 पॉइंट बनाने रहेंगे, चाहे इसे खींच डाल के। ठीक है, तो आप बना पाएंगे, चलिए देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल बेस कैसे कि भाई आपको एक ट्राइड दे देगा और बोलेगा बताओ कि ये डोबेराइनर के ट्राइड ओबे करता है या नहीं करता है। मैं आपको आपके बुक वगैरह में जो क्वेश्चन है उसके बेस पे, मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है कुछ, आप क्या करेंगे, हम एक सॉल्व कर लेंगे और वो 3 क्वेश्चन में से अगर फंसने रहेंगे तो कोई एक फंसेगा और नहीं तो फिर कोई नहीं, ये श्योर रहिए आप। बाकी करने के लिए आप कितना भी कर लीजिए कवर, जैसे मेंडलीव का ट्राइड ओपन आप जैसे ये क्या नाम है, सॉरी, जैसे आप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो करते हो उसका लॉ है, वैसे ही क्या है यहाँ पर डोबेराइनर के ट्राइड का लॉ रहेगा। चलिए, तो डोबेराइनर के बारे में देखा जाए तो सबसे पहली बात, इनका पहला पॉइंट क्या बनेगा, डोबेराइनर अगर आपको लिखना है कि चलिए डोबेराइनर के ट्राइड्स के बारे में बताइए, तो आप क्या पहला पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आप सिंपली लिखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि डोबेराइनर ने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, मतलब डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको अरेंज किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको अरेंज किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब इंक्रीज 1 2 3 4 ऐसे, न कि 4 यहाँ पर 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया कि मैं जो डोबेराइनर थे उन्होंने मतलब जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास के बेस पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, अब यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स के, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स के 3 के ग्रुप बना दिए, मतलब 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते थे उन एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए और उसी को उन्होंने ट्राइड कर दिया। तो ये आपका पहले, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि व्हाट इज द डोबेराइनर ट्राइड। तो आपको बताना है कि डोबेराइनर ने क्या किया, उन्होंने फॉर्म किया क्या, ग्रुप, किसका ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स के।
तो डोबेरायर ने ग्रुप फॉर्म किया है सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स के, और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया है, ट्राइड नाम दे दिया है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आपको लॉ बताना है। लॉ आपको कैसे बताना है जरा देख लीजिए एक बार। लॉ कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि तीन एलिमेंट ए, बी और सी है, तो हमेशा जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, देखो इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा, इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा और इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा। तो जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा जो अदर दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के सम के एवरेज के। ये उन्होंने क्या बोला, मतलब ये उनका लॉ है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल सब्सटेंस जो रहेगा, मिडल एलिमेंट रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्या, मीन या फिर एवरेज या फिर मीन आप बोलेंगे, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, ये सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। व्हाट इज आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लॉ ऑफ मेंडलियस में ये डोबेरानस ट्राइड, तो आपको क्या बताना है कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्या, एवरेज ऑफ, यहां पर ये एवरेज ऑफ, नहीं ऐसे लिख देंगे आप, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्या, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ किसका, अदर टू एलिमेंट। एवरेज मतलब डिवाइड बाय टू, मतलब जो अदर दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का आप जब एवरेज निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा किसके, बीच वाले एलिमेंट के। तो कुछ शुरू में तो ये मतलब जब था, जब उन्होंने फॉर्म किया था, कुछ एलिमेंट्स वगैरह पे ये लागू हो रहा था, लेकिन आगे चलकर जब जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो उनपे उनका ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा था, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से ये थियरी फ्लॉप हो गई थी, उनका ये कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया था। इसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप एक अच्छा सा एग्जांपल दे देंगे, जैसे LINA के, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, तो आप भी अपना अच्छा सा फेवरेट एग्जांपल बना लीजिए, और मैं आगे उम्मीद करता हूं मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा। जैसे आप जब न्यूलैंड वगैरह में एग्जांपल देंगे तो आप क्या करेंगे, LI और NA का एग्जांपल रेडी रखिए। LI और NA ये किसका है, न्यूलैंड का एग्जांपल हो जाएगा, तो LI NA के एक एग्जांपल आप याद करके रखिए, ठीक। तो मैं इस तरीके से आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोबेरानर ने क्या किया, जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास के बेस पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाले तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म किया और उसको ट्राइड्स नाम दे दिया। तीसरे पॉइंट में जब उन्होंने ये ट्राइड फॉर्म किया है, इस ट्राइड का रूल अकॉर्डिंग टू डोबेरानस ट्राइड क्या था, तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ, या फिर एवरेज ऑफ, मीन ऑफ बोल दीजिए, एवरेज ऑफ बोल दीजिए, मीन ऑफ यहाँ पर सम ऑफ मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, मतलब जो एटॉमिक मास है उनका जो आप सम करेंगे उसका मीन निकाल लीजिए, उसका जो ये रहेगा एटॉमिक मास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा किसके, बीच वाले एलिमेंट्स के। चलिए लास्ट एग्जांपल आप यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एग्जांपल याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेबल रहेगा, जो Na का एटॉमिक मास आएगा, जो Na का एटॉमिक मास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा ये दोनों के एटॉमिक मास के सम के, मतलब एटॉमिक मास जो है उनके सम के डिवाइड बाय 2 करने पे, मतलब इनके एवरेज के, इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल रहेगा अप्रोक्सीमेटली Na का। चलिए अब आपके बुक में 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, दिक्कत रहेगी फिर बता देना, फिर करेंगे आप उसको। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। Mg 24.3, इसके बाद कैल्शियम 14.1 और सीरियम 87.6। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और हमको ये बताने के लिए बोला है कि बताओ कि डोबेरानस ट्राइड्स को ओबे करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे भी नहीं पता। चलिए तो
तो डोबेरानस का ट्राइड क्या करता है कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो कितना, नॉर्मली ए एटॉमिक मास 14.1 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या कि यहाँ पर जो अदर दो एलिमेंट है, मतलब इस साइड और इस साइड वाले Mg और Sr, इन दोनों का एवरेज निकाल लेता हूँ, एटॉमिक मास का एवरेज। तो कितना आ रहा है 24.3 प्लस 87.6 डिवाइड बाय 2, 6 और 3 9.7 और 4 11 को 1 कैरी गया 1, 8 और 2 10 और ये 11 डिवाइड बाय 2। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 5 10 1 and 1 2 5 10 and then यहाँ पर 2 9 18 और फिर 2 5 मतलब समथिंग कुछ ये मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये आ रहा है, मतलब जो इसकी वैल्यू आ रही है, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो बीच वाले एलिमेंट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल मतलब जैसे कि मान लीजिए 55.95 आ रहा है तो चलिए ठीक है 54 तक मान सकते हैं, चलो ये भी अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है तो आप बोलेंगे हियर जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है किसके, Mg प्लस Sr के अपॉन 2 के, और इसलिए therefore we can say, और इसलिए therefore यहां पर given tride मतलब दिया गया जो ट्राइड है, given tride is not obey डोबेराइनस ट्राइड लॉ। डोबेराइनस ट्राइड लॉ मतलब इस लॉ को ये ओबे नहीं करता, ट्राइड्स लॉ। तो ये हमारा क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर क्या है। इस तरीके से आप दूसरा और तीसरा सवाल भी आपके बुक में है उसको आप सॉल्व कर लेना, मे बी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हो सकते हैं। 2 मार्क्स के बन जाएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव पे। न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अब न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी मान लो ऐसा क्वेश्चन मतलब अभी तक पूछा तो नहीं गया है, न्यूलैंड का ऑक्टेव आज तक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कर लेते हैं। मतलब पूछा नहीं गया इसका मतलब ये थोड़ी कि पूछा भी नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव क्या होता है, कुछ इसके एग्जांपल वगैरह दीजिए। तो 3 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बनते हैं और आपको 3 में ही घसीट के 4 पॉइंट लिखना तो आप लिखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आप वही बता देंगे जो आप किसका बताए हैं, डोबेराइनस ट्राइड का बताए हैं कि न्यूलैंड ने भी क्या किया, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मास के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ये पहला पॉइंट जो आपने डोबेराइनर का लिखा था कि न्यूलैंड अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द देयर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे, दूसरा पॉइंट आप ये बता देंगे कि देन उनको ये दिखाई दिया, उनको क्या दिखाई दिया, जरा देखिए, उनको ये दिखाई दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, जो फर्स्ट एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी या जो मतलब प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो सिमिलर है किसके, 8th एलिमेंट के। जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सिमिलरिटी दिखाती है किसके, 8th एलिमेंट के साथ में, और इसको ही उन्होंने क्या कर दिया, क्या नाम दिया बताइए, ऑक्टेव नाम दिया। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑक्टेव नाम दिया। अब इसकी कंपेयरिंग उन्होंने किसके साथ में किया, इसकी कंपेयरिंग उन्होंने जो मतलब अपने 7 वॉवेल्स हैं, 7 वॉवेल्स सा रे, देखो उन्होंने क्या किया, इसकी कंपेयरिंग किया सा रे, देखो सा रे गा मा प ध नी। अब नी के बाद फिर क्या हो जा रहा है, रिपीट सा। तो बोले जैसे हमारा जो साउंड के वॉवेल्स हैं उसमें आप देखेंगे तो ये 7 के बाद जो 8th आ रहा है वो फिर से सा आ जा रहा है, सा के बाद फिर से क्या आ जा रहा है, 8th सा, मतलब सेम चीज रिपीट हो जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बताया उन्होंने कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलरिटी दिखाती है 8th एलिमेंट के साथ में, और उसको उन्होंने 7 वॉवेल्स के साथ में क्या किया था, कंपेयर किया था। एग्जांपल आपको देना तो आप बता देना,
आप बुक वगैरह में आपके मतलब बना हुआ है सब कुछ, उसमें आप देखेंगे। तो मैं बात करूं लिथियम एंड सोडियम, तो लिथियम आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, अगर आप लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो वहां से आप गिनते चले जाएंगे तो 8th नंबर पे आएगा आपका सोडियम, और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। ऐसे सोडियम को अगर आप फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो 8th नंबर पे आएगा पोटेशियम, आप इसका दूसरा एग्जांपल मान सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसके भी 4 पॉइंट रेडी कर लिए। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि भाई एटॉमिक मास के बेसिस पे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया है उन्होंने, अरेंज किया है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि तब उन्होंने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलरिटी दिखाती है किसके साथ में, 8th एलिमेंट के साथ में। उन्होंने इसकी कंपेयरिंग किसके साथ किया, तो जो 7 वॉवेल्स ऑफ साउंड है उसके साथ में किया। उसमें उन्होंने बताया कि सा रे गा मा पा धा नी सा जो रहेगा, तो सा के बाद फिर से सा रिपीट होता है। इसके बाद एग्जांपल में आपको लिथियम एंड सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या खत्म हो चुका है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं किस पे, मेंडलीव पे आते हैं। अब मेंडलीव में देखेंगे, मेंडलीव, ठीक है, तो मेंडलीव के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या हिसाब किताब है, तो मेंडलीव के बारे में देखा जाए तो मेंडलीव ने क्या किया, पहले तो लॉ देखेंगे, फिर देखेंगे कि इन्होंने ग्रुप मतलब पीरियड या फिर सीरीज और ग्रुप बोला गया है, एंड ग्रुप देखेंगे क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे इनके मेरिट्स और फिर देखेंगे इनके डीमेरिट्स। तो चलिए सबसे पहले लॉ क्या था इनका, इनका लॉ यही है। देखिए इनका लॉ याद कर लिए तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ याद हो जाएगा। इनका लॉ क्या है कि भाई जो भी एलिमेंट्स है पहले समझ लेते हैं और फिर फटाक से याद कर लेंगे। जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस के। उन्होंने बोला कि अगर हम किसी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हमको उनके, ध्यान सुनना, उनके प्रॉपर्टीज में यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में एक पीरियोडिक फंक्शन दिखाई देता है, एक पीरियोडिक फंक्शन दिखाई देता है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, किसने, मेंडलीव ने। ये रहा मेंडलीव का लॉ कि व्हेन वी अरेंज क्या एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, वी मतलब वी सीन क्या कि क्या फिजिकल मतलब ये पीरियोडिक ट्रेंड या फिर पीरियोडिक फंक्शन जो रहेंगे, क्या पीरियोडिक फंक्शन दिखाई देगा किसमें, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आपको लॉ क्या याद रहेगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो बस एटॉमिक मासेस के जगह पर केवल आपको एटॉमिक नंबर लिखना रहेगा, कहां पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लॉ में। अगर आपसे देखो यहां से क्वेश्चन थोड़ा घूमेगा, आपको पूछा जा सकता है और फिर आप कुछ तो और ही करके आएंगे। अगर आपको बोला गया कि राइट द लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको बताना रहेगा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर आपको बोला गया राइट द लॉ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो आपको, क्योंकि आप जल्दबाजी में कॉन्फिडेंस में फिर कुछ गलत करके आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा। अगर आपको बोला जाएगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का लॉ लिखिए, तो आपको केवल क्या लिखना रहेगा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपका लॉ। सबसे पहले हमने लॉ खत्म कर लिया है। दूसरा पार्ट क्या है, पीरियड एंड सीरीज एंड ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने अपना मतलब पीरियोडिक टेबल बनाया। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे थे जो लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट, मतलब एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट लेफ्ट से राइट था, तो उसको उन्होंने क्या बोला, मतलब जो रोज थे उसको उन्होंने क्या बोला, और जो कॉलम्स थे उनको उन्होंने क्या बोला। तो जो मतलब बोला जाए कॉलम्स थे, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तो उनको उन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला, उनको उन्होंने ग्रुप बोला। और जो लेफ्ट से राइट थे यानी लेटे हुए थे, यानी जो, ध्यान सुनिए, जो वर्टिकली थे, जो वर्टिकल ये थे, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उन्होंने, ध्यान सुनिए, जो वर्टिकल कॉलम थे उसको उन्होंने ग्रुप बोला, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स उसको उन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे,
हॉरिजॉन्टल रोज थे, उसको उन्होंने क्या बोला, सीरीज बोला। तो आपको ये याद रखना है, मे भी यहां से क्वेश्चन बन जाए कि मेंडलीव ने, तब तक देख लो कुछ डाउट रहेगा तो। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है। हाँ, चलो, तो पीरियड और सीरीज में क्या रहेगा, ग्रुप किसको बोला, जो वर्टिकल कॉलम है, यानी ऐसे टॉप टू बॉटम जो है उसको उन्होंने ग्रुप बोला है। और जो हॉरिजॉन्टल ये रहेगा, रो रहेगा, उसको उन्होंने क्या बोला है, उसको उन्होंने सीरीज बोला है। याद रखिए दो बातें, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है। इन द Mendeleev's periodic table horizontal rows are called, तो horizontal rows are called सीरीज यानी पीरियड्स, हो सकता है सीरीज लिखा हो सकता है पीरियड लिखा हो, याद रखिए। और दूसरा ग्रुप में, तो मैं यहाँ पर एंड वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज सीरीज, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ए ग्रुप। तो ये दो बातें एकदम क्लिक रखिएगा, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड या सीरीज, जो वर्टिकल कॉलम रहेगा उसको ग्रुप। चलो ये पहला काम खत्म। अब आते हैं मेरिट और डीमेरिट पे। अब तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं मेंडलीव के टाइम तक। चलिए अब मेरिट्स के बारे में, तो मेरिट्स के बारे में अभी थोड़ा सा देखें और डीमेरिट्स के बारे में अच्छे से देखें। मेरिट के बारे में तो फटाफट क्लिक करता हूं क्योंकि हमने उस पर पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला मेरिट क्या है, बस याद आप लोग कर लेंगे, अपना जो भी रहेगा पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेंडलीव क्या थे भाई, चालाक लोमड़ी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो भी नोन एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपर रिवाइज किया, जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपर रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। और इसमें उन्होंने एक कमी भी पाया। उन्होंने क्या कमी पाया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो था वो 14.09 था, 14.09 था। बाद में जब उन्होंने मतलब उसको प्रॉपर रिवाइज किया तो उन्होंने देखा उसका एटॉमिक मास 9.4 आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती थी, तो इसको उन्होंने मतलब दूर कर दिया। किससे, अपने पहले तरीके से, जिसमें उन्होंने क्या किया, सब एलिमेंट्स को रिवाइज किया। ये उनका पहला मेरिट हुआ। दूसरा मेरिट क्या किया उन्होंने, मतलब एलिमेंट्स की डिस्कवरी जारी थी, तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो थे, जो अभी तक क्या मतलब जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़कर अपने क्या थे, मतलब अपने इसमें मतलब जगह, मतलब पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़कर एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू कर दिए। फिर क्या हुआ, बाद में जब ये हुआ तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स क्या किए, कुछ एलिमेंट्स के पहले से ही, मतलब उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले उनके एटॉमिक मास डिसाइड कर दिए कि भाई जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं उनके एटॉमिक मास क्या रहेंगे, 44, 68, 72। तो ये बता दिए कि उनके एटॉमिक मास रहेंगे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, उसका नाम भी रख दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। मामला ये निकला कि उनका जो ये कंसीडरेशन था वो एकदम परफेक्ट निकला कि भाई ये एकदम सही बात है कि इनके एटॉमिक मास इतने ही है, 44, 68 और 72 है। अब भाई जब क्या हो गया, एलिमेंट्स की डिस्कवरी वगैरह हो गई है, तो क्या किया गया, नाम रख दिया गया प्रॉपर। तो नाम क्या रखा गया, एका, यहाँ पर देखेंगे ध्यान दीजिए, अब वो सीक्वेंस मैंने आपको जो बताया था वैसे ही आपको करना रहेगा। तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, याद रहेगा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, नाम बदलकर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रख दिया गया। ये दूसरा मेरिट हो गया। तीसरा मेरिट यहाँ पर क्या है, तीसरा मेरिट ये था कि 19th सेंचुरी जो थी उसके एंडिंग आते आते तक, जब उनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वगैरह बन चुका था, तो नोबल गैसेस जो थे वो डिस्कवर हो गए। मामला ये बना कि नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, तो रिएक्ट नहीं करने की वजह से मतलब क्या हुआ कि उनसे ये पूछा गया कि बताइए भाई आप इनको अपने अपने पीरियोडिक टेबल में कहाँ अरेंज करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो कुछ अभी बना ही नहीं है। तो उन्होंने बोला बात ऐसी, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए उन्होंने तुरंत फटाक से बिना कुछ वो किए एक जीरो ग्रुप बनाया और जो भी नोबल गैसेस थे उसमें उसको अरेंज कर दिया। बोला क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, अलग से ग्रुप बना देते हैं। 1 2 3 4 सब रेडी थे, लास्ट में मतलब शुरुआत क्या कर दिया, जीरो बना करके उसमें अरेंज कर दिया। ये भी समस्या खत्म। तो इस तरीके के मेंडलीव के 3 मेरिट्स हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों के तीनों मेरिट्स। आप एक बार बुक वगैरह में देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं डीमेरिट्स पे। तो डीमेरिट्स में आप
मतलब है तो 4, आप 3 करके जाएंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं 3 क्या क्या है। सबसे पहला ये है कि कोबाल्ट और निकेल, ये दो, देखो उन्होंने क्या किया था, मैंडल्यू की ये थोड़ा मिस्टेक था कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनको उन्होंने मतलब क्योंकि उनका एटॉमिक मास सेम था इसलिए उनको उन्होंने एक ही बॉक्स में रख दिया। क्योंकि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सेम है, इस वजह से उन्होंने क्या किया था, दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में रख दिया था। मामला ये है, दो एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होने की वजह से ये जरूरी नहीं कि उसका क्या प्रॉपर्टी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहे, सेम रहे। सही बात है ना। तो इससे क्या हो रहा था, इससे एलिमेंट्स की स्टडी में एम्बिग्यूटी हो रही थी। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई हम कोबाल्ट का मतलब कुछ निकाल रहे हैं या निकेल का निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा ये उनकी पहली मिस्टेक थी कि उन्होंने क्या किया था, केवल ऑन द बेसिस ऑफ कि क्योंकि उनका दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सेम था, इस बेसिस पे उनको क्या किया, सेम मतलब एक ही डब्बे में रख दिया। ये गलत किया उन्होंने, पहली गलती, एलिमेंट्स के साथ गलत किया। सही बात है ना, नहीं गलत किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पीरियोडिक टेबल लॉन्च होने के मतलब पीरियोडिक टेबल जब मार्केट में खूब धूमधाम से चल रहा था तो अब तक उस दौरान क्या हुआ, अचानक आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हो गए। आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं जरा देख लीजिए, मे भी क्वेश्चन बन जाए, ऐसे चांसेस नहीं है क्योंकि आपके पेपर अभी तक कभी इतना सीरियस लिए ही नहीं गए। मतलब जब से बोला जाए अच्छा खासा पेपर वगैरह हुआ है, मैंने भी देखे अच्छे खासे पेपर, लगभग 7-8 साल हो चुका है मतलब कराते, तो उसमें पेपर मैंने देखे हैं। मामला क्या बना है ये कि अब तक ऐसे पेपर मैंने देखे ही नहीं, मतलब इतने डिफिकल्ट लेवल पे जाए। हाँ ये है कि थोड़ा मतलब जब से वो हुआ तब से पेपर ही इजी हो गया। मतलब जैसे कि डायग्राम दे देता है और बोलता है चलो इसको एक्सप्लेन करो। अब इससे आसान क्या लोगे, कोई डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, समझे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके आप देखेंगे एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे, एटॉमिक मास डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। तो उनको अब क्या बोला गया जरा ध्यान दीजिए, उनसे थोड़ा याद रख लीजिए। आइसोटोप्स हो सकता है पूछ लिया जाए कि क्या होता है आइसोटोप। अब मैं आपको एकदम बेसिकली बता देता हूं, देख लीजिए आप ही जरा। अब जैसे कार्बन है तो ये सब कुछ अरेंज हो गया है, मतलब पीरियोडिक टेबल वगैरह अरेंज हो चुका है, ठीक है। कार्बन रखा गया, हाइड्रोजन रखा गया, नाइट्रोजन रखा गया, ऑक्सीजन, सब धूमधाम से रखे गए और खूब सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अचानक क्या बन गया, आपके जैसे ही बच्चे लोग भी क्या मतलब स्कूल में बैठ के खूब मुंडी हिला रहे जब टीचर पढ़ा रहा था उस समय पे कि सबको समझ में आ रहा है, सब बोले हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये वो वगैरह। अचानक क्या हुआ, आइसोटोप्स डिस्कवर हो गया। आइसोटोप्स का मतलब एक एक एलिमेंट के 2-2 3-3 4-4 आइसोटोप्स। मतलब जैसे कार्बन तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। क्या मतलब ये क्या है, 14, 15, 16 क्या है, ये उसका एटॉमिक मास है। ये उसका क्या है, एटॉमिक मास। मतलब एक का नाइट्रोजन में 3 नाइट्रोजन, एक का नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन, एक का एटॉमिक मास नाइट्रोजन 14 और दूसरे का एटॉमिक मास नाइट्रोजन 15। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर दोनों का 14 ही रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। उन्हीं को आइसोटोप्स बोला जाता है। कार्बन में देखेंगे तो कार्बन में 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब उनसे ये पूछा गया कि बताइए आपने जो अरेंजमेंट किया है, आपने जो कार्बन रखा है वो कौन सा है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है या कार्बन 14 है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या था। इस बारे में मेंडलीव कुछ बोल नहीं पाए। हाइड्रोजन 1 है या हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 14 है या नाइट्रोजन 15 है, तो इस बारे में मेंडलीव साहब कुछ बोल नहीं पाए। ये उनकी क्या हुई, दूसरी गलती साबित हो गई, ठीक है। समझ में आया। तीसरी गलती ये बनी कि उनसे यही पूछा गया, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो था वो किसमें, डेसिमल में है। तो सबने यही पूछा कि सब ठीक है मेंडलीव साहब, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चल रहा है कि मतलब दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट से डिस्कवर किए जाएंगे, खोजे जाएंगे। सपना बना रहा है, कैसे पता चल रहा है कि दो एलिमेंट्स के बीच में क्या कितने सक्सेसिव एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे। कोई कुछ फॉर्मूला वगैरह रहेगा तो हमें ही बताओ कि हाँ भाई ठीक है 10 एलिमेंट 15 एलिमेंट अभी खोजे जाने वाले हैं।
आप 10 वैकेंट स्पेस छोड़ रहे हैं, 20 वैकेंट स्पेस छोड़ रहे हैं, वो किस बेसिस पे छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक मैंड्यू का ड्रॉबैक में गिन लिया गया था। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट जो है हाइड्रोजन को प्लेस को लेकर के था कि हाइड्रोजन को रखा किसके साथ जाए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक कहा इसमें मतलब अवॉइड नहीं हुआ, इसमें भी खत्म नहीं हुआ है। किसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी अभी हाइड्रोजन आप देखेंगे तो उसको अलग कलर से ही दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, थोड़ा मैं ये रफ कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन का क्या हिसाब किताब है कि हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म में होता है, मतलब H2। तो बात ये है, इसकी जैसी प्रॉपर्टी और कौन दिखाता है, जैसे मैं बात करूं हैलोजन ग्रुप। देखो हाइड्रोजन दो लोग के साथ में प्रॉपर्टी दिखाता है, एक हैलोजन ग्रुप और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक हैलोजन ग्रुप है और दूसरा अल्कली मेटल्स। बात आती है हैलोजन के साथ कैसे दिखाता है और अल्कली मेटल के साथ कैसे दिखाता है। तो हैलोजन ग्रुप जो रहेगा क्या हो, तो हैलोजन ग्रुप जो रहेगा, हाइड्रोजन के बोला गया तो हैलोजन ग्रुप और अल्कली मेटल दोनों के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। हैलोजन ग्रुप के साथ में कैसे सिमिलरिटी दिखाता है, H जो रहेगा हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। यानी हैलोजन ग्रुप भी देखो कैसे, इसमें Cl2 Br2 I2 और F2 मतलब ये जो एलिमेंट है ये भी क्या है, डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन ये भी डायटोमिक फॉर्म में, ये भी डायटोमिक फॉर्म में, यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो है इन दोनों की सिमिलरिटी दिखाती है। तो ये बोला गया कि हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप के साथ रख दिया जाए, तब तक दूसरे के बोले। लेकिन अल्कली मेटल में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, और अल्कली मेटल में जितने लोग आते हैं, जैसे मैं बात करूं देखते जरा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, अगर हम देखेंगे तो देखिए ये सबसे पहले लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। मैं याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, इतनी ज्यादा बार आप इसको एग्जांपल में करेंगे। तो इसको 2,1, इसका आप देखेंगे 2,8,1 और इसको 2,8,8,1। ओके, तो यहां पर क्या होगा, आप देखेंगे सबके बाहर जो एटॉमिक नंबर मिल रहा है वो क्या है, मतलब सबका बाहर का 1 1 आ रहा है। सही बात है ना, इसके भी बाहर कितना रहेगा 1 रहेगा। तो इस तरीके, क्योंकि सब में ये इसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है अल्कली मेटल के साथ में, तो ये दो लोग के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, एक हैलोजन ग्रुप के साथ में, दूसरा अल्कली मेटल के साथ में। सवाल ये उठा हैलोजन ग्रुप के साथ में रखा जाए या अल्कली मेटल के साथ में, तो इस बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कहां रखा गया है, तो अल्कली मेटल के साथ में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहां तक क्लियर कर चुके हैं, हमने क्या क्या कर लिया, डोबेरानियन के ट्रीट कर लिए, न्यूलैंड का ऑक्टेव खत्म कर लिए, मैंड्यू का डेमेरिट डीमेरिट ये सारी बातें खत्म कर लिए। तो अगले वीडियो में हम कहां से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक मतलब यहां से मतलब एक बोला जाए इंपॉर्टेंट है यहीं से, तो वो चीज को कवर करेंगे। चलिए।